हेलो एवरीवन, एक बार और आप सभी को का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सॉरी, ठीक है। गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज है बच्चों सेमीकंडक्टर का लास्ट क्लास। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, सेमीकंडक्टर का आज है लास्ट क्लास। लेकिन यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं होता है, बिकॉज 2 दिन और पढ़ेंगे हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आखिर एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। फाइनल एग्जाम में सेमीकंडक्टर यूनिट जो हम लोग काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, इस यूनिट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे आपके फाइनल एग्जाम में, तो हम लोग उसी चीज पे चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो आज बच्चों 2 टॉपिक पे बात करेंगे, जिसका नाम होगा ट्रांजिस्टर यूज्ड एज एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ऑसिलेटर। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, वीडियो अंत तक देखेंगे और स्किप नहीं करना है। और एक बार और बता देता हूं, फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। नोट्स अभी तक यदि कोई स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंचा होगा तो आप तक पहुंचाने के लिए नोट्स का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जाइए, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, लिखिए, एकदम आराम से टॉप करिए। ध्यान से सुनिएगा। पहला टॉपिक है ट्रांजिस्टर यूज्ड एज एम्पलीफायर और दूसरा टॉपिक होगा आज का वीडियो का सेकंड पार्ट, ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ऑसिलेटर। तो आइए सबसे पहले टाइम जाया नहीं करते और एकदम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते हैं, बिल्कुल सटीक वे में, कोई भी जरा सा भी इधर उधर नहीं, टू द पॉइंट बात करते हैं कि एम्पलीफायर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज एम्पलीफायर। तो आज बात करेंगे सबसे पहले एम्पलीफायर क्या होता है। तो एम्पलीफायर इज अ डिवाइस, ठीक है, विच एम्पलीफाइज द सिग्नल। कहने का मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड, किसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड को जो बढ़ाता है, वैसे मशीन को एम्पलीफायर कहते हैं। या आप अपने आसान से लैंग्वेज में ऐसे बोलिए कि कोई कमजोर सिग्नल को ज्यादा ताकतवर बनाना, कोई वीक सिग्नल है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक ऐसा मशीन है जिसके वजह से हम लोग किसी सिग्नल का जैसे एम्पलीट्यूड कम है तो उस एम्पलीट्यूड को ज्यादा कर सकते हैं, मतलब कमजोर को जो ताकतवर बना दे, उस मशीन का नाम होता है एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम लोग किसी ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। और बोर्ड पे जो हम लोग का बहुत ही नॉर्मल सा आपका एक फिगर बना हुआ है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को लिया गया है और ये आपका सर्किट डायग्राम है। और हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से वी कैन यूज अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है, जहां पर आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि यहाँ पर जो आपका इनपुट सर्किट होगा वो फॉरवर्ड बायस्ड में होगा और आउटपुट सर्किट, आवाज क्लियर आना चाहिए, पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि इनपुट सर्किट विल बी इन द फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट सर्किट विल बी इन द रिवर्स बायस। जहां पर आपका लोड रेजिस्टेंस RL है, ये सर्किट आपको आउटपुट सर्किट होगा, इधर आपको इनपुट सर्किट होगा जो कि आपको फॉरवर्ड बायस में है, P और प्लस कुछ इस तरीके से देखिए, और N यहाँ पर जैसे आपका नेगेटिव सर्किट है। और जब इधर से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो वहां पर आप एक बैटरी का जो कमी है उसको हम पूरा कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिए, अब ये कमी था जिसको हमने पूरा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं N और प्लस, तो ये आपको आ गया रिवर्स बायस में। यहाँ पर 3 चीजों का चर्चा होगा, I, E, IB और IC, जिसका मतलब आपको पता है इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। और एक ऐसा समय आएगा जब कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं दिया जाएगा सर्किट को, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL, बार बार बता रहे बच्चों, RL बहुत बार आ रहा है। RL का फुल फॉर्म होता है लोड रेजिस्टेंस, R फॉर रेजिस्टेंस, L फॉर लोड। तो जब कोई इनपुट सिग्नल नहीं दिया जाएगा तब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर क्या होता है IR, तो यहाँ पर हो जाएगा ICRL, ठीक है। ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा और बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखना होगा, तभी सीखेंगे। अन्यथा ये ट्रांजिस्टर आपको एक बोरिंग टॉपिक लगने लगेगा, लेकिन एग्जाम में आता है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दैट्स वाई पूरे कॉन्शियस माइंड से देखिए कि आखिर ये है क्या। और वैसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो कलेक्टर करंट जो है वो आपको हो जाएगा VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, ICRL के बारे में आपको पता है, यहाँ पर कलेक्टर वोल्टेज है। तो एक टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सारा का सारा खेल यहीं पर है, सारा का सारा खेल यहीं पर है
और देखिएगा अभी किस तरीके से एक ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज हो सकता है। तो जैसा कि इधर से आप देख सकते हैं फ्लक्चुएटिंग इनपुट दिया जा रहा है, एक तरीके से कहिए कि एक एसी दे देते हैं जिसमें 2 साइकिल होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जिसमें आपको 2 साइकिल देखिए कुछ इस तरीके से, ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल को दिया जाएगा, क्या बोले कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल को दिया जाएगा तो पॉजिटिव बायसनेस बढ़ जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉजिटिव बायसनेस बढ़ जाएगा, बेस करंट बढ़ेगा और इन टर्म्स कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल को दिया जाएगा तो फॉरवर्ड बायसनेस होने के कारण बेस करंट बढ़ेगा और जिसके कारण कलेक्टर करंट बढ़ेगा और साथ साथ आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आरएल दैट इज आईसीआरएल भी बढ़ेगा। और ये आईसीआरएल यदि बढ़ेगा, ये आईसीआरएल जितना बड़ा होगा, जितना बढ़ेगा बीसीई उतना घटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईसीआरएल बढ़ेगा, आईसीआरएल कलेक्टर करंट जो है यहाँ पर, यदि ये बढ़ेगा तो बीसीई घटेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन आईसीआरएल बीसीई डिक्रीजेज दैट इज इट बिकम्स लेस पॉजिटिव, और कह सकते हैं कि मोर नेगेटिव। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को दे रहे हैं तो ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव हाफ साइकिल की ओर जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को देने से ये नेगेटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई कर रहा है। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल को यदि हम लोग दे रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल को दे रहे हैं तो ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई कर रहा है। यदि हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई कर रहा है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। जैसे 50 माइनस 30, मान लो इसके बदले 50 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा 20, और यदि इस 30 को आप बढ़ा के 30 को यदि आप बढ़ा के 35 कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 15। तो देखिए ये वैल्यू 20 से घट गया। मतलब फॉरवर्ड बायसनेस के केस में यदि फॉरवर्ड बायसनेस बढ़ेगा तो बेस करंट बढ़ेगा और इन टर्म्स कलेक्टर करंट बढ़ेगा, और कलेक्टर करंट के बढ़ने से आईसीआरएल जब बढ़ जाएगा तो उसके तुलना में बीसीई घट जाएगा। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो बदले में वो नेगेटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई कर रहा है। अब जस्ट इसका उल्टा होगा। अब क्या होगा जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे, कि जब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे तो वैसे कंडीशन में ड्यू टू इंक्रीज इन नेगेटिव बायसनेस, द बेस करंट क्या होगा इस बार, द बेस करंट डिक्रीजेज, इन टर्म्स कलेक्टर करंट ऑल्सो डिक्रीजेज। और जब कलेक्टर करंट आपका डिक्रीज कर जाएगा तो एज ए रिजल्ट पीडी या कहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आरएल दैट इज आईसीआरएल, अब जो है वो आईसीआरएल क्या होगा ना कम हो जाएगा। और यदि आईसीआरएल आपका कम हो जाएगा तो ये जितना कम होगा बीसीई आपका उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आईसीआरएल कम होगा, ठीक है, तो बीसीई बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि यदि हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो बदले में ये क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है किसको, ना पॉजिटिव हाफ साइकिल को। ठीक है, मतलब क्या बोले बच्चों कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल दिया जाएगा तब क्या होगा ना, बेस करंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, और जब बेस करंट डिक्रीज करेगा तो उसके बदले में आपका कलेक्टर करंट भी डिक्रीज करेगा, और जब कलेक्टर करंट डिक्रीज करेगा, आईसीआरएल डिक्रीज करेगा, तो VCE इंक्रीज करेगा। और जब ये मतलब देख सकते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल को देने से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई कर रहा है। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए ये 30 है और 30 को हम लोग घटा के यदि मान लीजिए कर दिए 25, तो देखिए 50 माइनस 30 था तो कितना हो रहा था 20, अब 50 माइनस 25 है तो ये आपका आ जाएगा 25, मतलब इसका वैल्यू बढ़ गया। तो हम लोग क्या देखे ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल को देने से नेगेटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल को देने से बदले में पॉजिटिव हाफ साइकिल को वो एम्पलीफाई करता है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि किसी भी एम्पलीफायर में
इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है, और हम लोग इसी टर्म को कहते हैं फेज रिवर्सल, जिसके बारे में फाइनल एग्जाम में आ चुका है कि इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है, एंड दिस इज कॉल्ड फेज रिवर्सल। तो ये था कंप्लीट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। समझने के लिए वीडियो को चाहे तो एक बार और शुरू से देख सकते हैं, ये वीडियो का आधा पार्ट था, अब आधा और बता रहे हैं। अभी एक बार और सूचित कर दे रहे हैं जो लोग लेट से देख रहे हैं कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर कैसे एक एम्पलीफायर के रूप में काम करता है आपने देखा। एम्पलीफायर एक ऐसा मशीन होता है जो क्या करता है, छोटा से छोटा सिग्नल का वैल्यू का एम्पलीट्यूड को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, और इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ से बता दिया। अगला टॉपिक है ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ऑसिलेटर, तो ऑसिलेटर उल्टा होता है रेक्टिफायर का। जैसे ऑसिलेटर क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बेसिक चीजों को गौर से सुनिएगा। ऑसिलेटर इज अ डिवाइस और इट इज अ मशीन विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी। पहले आप कमेंट बॉक्स में दोनों का फुल फॉर्म बताइए। आज ये लास्ट क्लास है और इसके बाद 2 दिन चलेगा फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन, और ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ डाउनलोड करो। नोट्स का चर्चा इसलिए बार बार कर रहे हैं बिकॉज सभी को नोट्स मांग रहे थे कि सर नोट्स किधर है, नोट्स किधर है, नोट्स क्या है, पढ़े कैसे। तो आपके लिए वहाँ नोट्स दे दिया गया है, अब जाइए, यदि वहाँ कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी बात करने का जरिया इंस्टाग्राम है, आप चाहे तो हमको वहाँ फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिस्टर यूज्ड एज ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर का यूज ऑसिलेटर के रूप में क्यों किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसको गौर करके सुनते हैं कि ऑसिलेटर एक ऐसा मशीन होता है जो कि डीसी को एसी में बदलता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर कैसे काम करता है उसके लिए मैंने यहाँ पर सर्किट बना दिया है, जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमीटर बेस सर्किट फॉरवर्ड बायस में है और कलेक्टर बेस सर्किट रिवर्स बायस में है। एक टैंक सर्किट है, यहाँ पर देखिए एक इंडक्टर L1 है, ये L है, ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस हमने C माना है। और 3 चीज आप देख सकते हैं, IE, IB और IC। IE का मतलब कौन सा करंट, IB का मतलब कौन सा करंट और IC का मतलब कौन सा करंट, माने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो स्टेप वाइज हम समझाएंगे आपको सबसे पहले कैसे करके ये कन्वर्ट करता है और क्या होता है। तो जैसे ही स्विच K4 होता है की, इस पूरे डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर यदि आपको नॉलेज होगा तो एलसी ऑक्सीलेशंस का बात होने वाला है। तो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, स्टेप वाइज बताते हैं। वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट। जैसे ही स्विच को ऑन किए तो इधर से आपका कलेक्टर करंट, इधर से आपका कलेक्टर करंट क्या होगा, फ्लो होने लगा। तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोले, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, लिंक्ड टू L1 एंड L। L1 और L से जुड़ा हुआ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका वैल्यू चेंज करेगा या कहिए कि बढ़ेगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज करेगा तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग जानते हैं कि वहां पर एक ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ क्या करेगा ना, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा अलोंग विद अपर प्लेट को पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो ऑन करने के साथ यहां से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, कलेक्टर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, लिंक्ड मतलब होता है जुड़ा हुआ, कनेक्टेड विद L1 एंड L स्टार्ट्स इंक्रीजिंग और स्टार्ट्स चेंजिंग। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर एक ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, और वो क्या करेगा ना, वो आपका जो कैपेसिटर है, ठीक है, उसको धीरे धीरे चार्ज करने लगेगा। और इसको जब धीरे धीरे चार्ज करने लगेगा तो इसका वैल्यू
ठीक है, चेंज होने लगेगा। और यदि आप इधर से कलेक्टर करंट का वैल्यू को और ज्यादा बढ़ाते हैं तो और ज्यादा फ्लक्स चेंज करेगा, और ये जो आपका कैपेसिटर है, ठीक है, ये और ज्यादा चार्ज को यहाँ पर कहिए कि स्टोर करेगा और इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो कैपेसिटर का भी एक कैपेसिटी होता है, ठीक है, और जब ये अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा, जब ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा, कहिए कि सैचुरेटेड हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, जिसके बाद कि ये और चार्ज नहीं होगा, तब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा। कहने का मतलब है कि शुरू में काफी चार्ज हो गया, लेकिन जब इसका कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा तो उस समय ये डिस्चार्ज होने लगेगा, और वो जो फॉरवर्ड बायसनेस है वो डिक्रीज करने लगेगा, और उसके रिजल्ट में क्या होगा ना, कलेक्टर करंट भी आपको घटने लगेगा। मतलब क्या है ना, फुल चार्ज हो गया, और जब फुल चार्ज हो गया तो अब वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा, जिसके कारण फॉरवर्ड बायसनेस घट जाएगा, बेस करंट घटेगा, और उसके एवज में कलेक्टर करंट भी धीरे धीरे घटने लगेगा। और उसके बाद क्या होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है, जो जुड़ा हुआ है L1 और L के साथ, वो भी धीरे धीरे घटने लगेगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो क्या करेगा ना, वो इस बार जब वो चार्ज करेगा, ठीक है, तो ऑपोजिट साइन के साथ लोअर प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज चार्ज, लोअर प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज चार्ज अलॉन्ग विथ ऑपोजिट साइन। मतलब उस समय यदि प्लस तो अभी क्या हो जाएगा माइनस, और अगेन द फॉरवर्ड बायसनेस ऑफ इमीटर बेस जंक्शन विल डिक्रीजेज, and so emitter current and hence collector current and base current all will go decreases, and this phenomena will taken place till the collector current becomes 0, and again the collector current becomes maximum after a regular interval of time, and this shows that transistor used as oscillator and whose frequency of oscillation is given by 1/2 pi 1/√LC। देखो एकदम क्लियरली बता देते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है, ज्यादा लोड लेने का जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट बनाना है, मतलब हम लोग को एक ऐसा करंट जनरेट करना है जो कुछ इस शेप में, जनरली मानो कि ऊपर वालों को हम लोग मान लेते हैं प्लस और नीचे वालों को मान लेते हैं माइनस, तो हम लोग को एक ऐसा करंट डेवलप करना है अल्टरनेटिंग करंट। तो ज्यादा कुछ नहीं है यार, इसमें करना क्या है कि देखो ये सर्किट है आपका, जैसे ही स्विच ऑन किए तो इधर से आपको कलेक्टर करंट फ्लो होने लगा, तो ये जो L1 है, ये इंडक्टर जो L1 है और ये जो L है, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा वहां पर एक ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ इस बैटरी को चार्ज करने लगेगा, ठीक ना। और इस बैटरी का भी एक कैपेसिटी होता है, तो चार्ज होते होते जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, जिसके बाद ये नहीं चार्ज होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा। तो जब ये डिस्चार्ज होने लगेगा धीरे धीरे, तो बेस करंट, कलेक्टर करंट, सारा कुछ, ठीक है, धीरे धीरे घटने लगेगा। और जब ये डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है, तो जब ये डिक्रीज करेगा तो उस समय क्या होगा ना, ये फेनोमिना आपको चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और जब ये डिक्रीज करेगा तो उस समय जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या करेगा ना, बैटरी का लोअर प्लेट को अपोजिट साइन से चार्ज करेगा। मतलब एक बार प्लस से चार्ज किया, एक बार माइनस से, तो ऐसे मान लो प्लस से चार्ज किया तो ये पोर्शन को प्लस से चार्ज किया, वेरिएशन होने के साथ, वेरिएबल कैपेसिटर है, ठीक है, और इसको माइनस से चार्ज किया। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इधर से बैटरी सोर्स से दिया था कि, और ये था डीसी करंट, हम लोगों ने दिया डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, और बदले में हम लोग को क्या मिला, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये किसकी मदद से मिला, तो ये मिला ट्रांजिस्टर के मदद से, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर यूज किया जा सकता है, ठीक है। और वीडियो यहीं तक था, आने वाला 2 वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यदि ये जानने का क्यूरियोसिटी है कि फाइनल एग्जाम में सेमीकंडक्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है पिछले 5 साल 10 साल में, पूरा प्रिपरेशन करना है तो चैनल पे बने रहेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। घर पे जब तक हैं तब तक सेफ रहिए, पढ़ाई कीजिए, स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। और सारा रूल्स रेगुलेशन का पालन कीजिए जो भी सरकार बता रहे हैं, ठीक है। और मेरा यही कहना है आपको कि बहुत जल्द, ठीक है, इसका 2 पार्ट और आने वाला है, फिर संडे को हम आपसे बात करते हैं लाइव के रूप में, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो कि ट्रांजिस्टर किस तरीके से एज एन एम्पलीफायर, एज एन ऑसिलेटर यूज किया जा सकता है।
फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1/2 1/√LC। ये यदि जानना है आपको कैसे आया तो इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। LC ऑक्सीलेशन से ये आता है, ठीक है, बहुत इजी है, तुरंत आप समझ जाइएगा फ्रीक्वेंसी बराबर कैसे आया ये। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, LC ऑक्सीलेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप LC ऑक्सीलेशन के कंडीशन में हो जाता है ओमेगा L = 1/ωc, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, तो इसको यहाँ ले जाओ तो ओमेगा स्क्वायर = 1/LC। तो सिर्फ ओमेगा बराबर 1/√LC। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf या 2πν बराबर 1/√LC। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी f बराबर 1/2π 1/√LC, ये आया आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो यहीं तक था बच्चों आज का वीडियो, ठीक है। और स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सपोर्ट बरकरार रखिएगा। थैंक यू, बाय।